आज के वीडियो की शुरुआत इस सवाल से करते हैं। ज़रा सोचिए कि 13 सितंबर को आपके समक्ष ये सवाल आ जाए कि हाल ही में शुद्ध पवित्र भूमि के रूप में बिहार में किसको चिन्हित किया गया है। विच प्लेस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज ए प्योर होली लैंड, और ये ऑफिशियल तौर पर आइडेंटिफाई किया गया गुरु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गया, पटना, वैशाली, राजगीर। इसी प्रकार के सवालों का आज हम प्रैक्टिस करेंगे। 1 से लेकर के 15 मई तक का करंट अफेयर होगा, नेशनल और इंटरनेशनल, और पूरे मई महीने का बिहार स्पेशल का करंट होगा इसमें। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक आज संभव हो पाएंगे क्वेश्चंस, उसको हम लोग करेंगे। अगर कुछ सवाल रह जाते तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही सवाल होगा। आप कृपया करके ध्यानपूर्वक पढ़ के हल करें सवालों को। एक चीज़ और है कि 15 जुलाई से 72 बीपीएससी के लिए डेली होमवर्क सीरीज शुरू हो रहा है, जिसमें डेली आपको टारगेट मिलता है और डेली के हिसाब से क्वेश्चंस पीटी मेंस के आपको मिलेंगे। भारत ने जीन संपादित चावल की कौन सी 2 नई किस्में विकसित की है? हाल ही में भारत ने 2 नई किस्मों को विकसित किया है, जीन संपादित यानी कि जीन एडिटेड राइस हैं। ये कौन से वो 2 हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? DRR धान 100 एंड पूसा DST राइस 1। ये इसका नाम है, इसका नाम ही यही है, इसको ध्यान में रखिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसीलिए आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा बड़ा सा सवाल। आधे सवाल में इंग्लिश रहता है और आधे में हिंदी है, आपको दिख ही रहा होगा। तो इसका नाम क्या है? DRR धान 100 और पूसा DST राइस 1 इसका नाम है। ये नाम आपको ऐसे ही ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन में ये पूछा जाएगा। ये जो DRR धान 100 नाम है, इसका नाम है शॉर्ट फॉर्म में कमला नाम है। और दूसरा कौन सा है? पूसा DST राइस 1 उसका नाम है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि जीन संपादित चावल की किस्मों को विकसित करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया है? तो SDN1 एंड SDN2 तकनीक जो होता है इसका उपयोग किया गया है। इस तकनीक में कुछ भी बाहरी तत्व को ऐड उसमें नहीं किया जाता है। जीन एडिटिंग के 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि जिसमें बाहरी तत्वों को इस जीन के साथ में ऐड कर दिया जाता है, क्रिस्पर तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि SDN1 और SDN2 जो है, इस तकनीक में बाहर से कुछ भी हम उस चावल में ऐड नहीं करते, बल्कि उसी के जीन को जो एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी, उसी को मॉडिफाई कर देते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B इसका आंसर हो जाएगा। SDN1 एंड SDN2 तकनीक का उपयोग किया गया है इन दोनों जीन एडिटेड चावल को डेवलप करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग लाई गई मुख्य स्वदेशी मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? इसका नाम था आकाश मिसाइल प्रणाली। आकाश जो है एंटी एयर मिसाइल प्रणाली, डिफेंस प्रणाली है ये। इसी को सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल का इसमें से उपयोग नहीं किया गया है। मई महीने का करंट अफेयर है, तो मई महीने में तो आपको पता ही है कि क्या क्या चीज़ें हुई है, उसी पर आधारित करंट अफेयर है ये। तो आकाश जो एयर डिफेंस प्रणाली है हमारे पास, उसी का हमने उपयोग किया है। अग्नि मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका हमने उपयोग नहीं किया है। पृथ्वी और त्रिशूल का भी उपयोग नहीं किया गया है। अगला जो सवाल है बहुत ही छोटा सवाल है। आकाश मिसाइल की रेंज कितनी है? व्हाट इज़ द रेंज ऑफ आकाश मिसाइल? 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। ये इंडिजिनस है, DRDO के द्वारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके तहत में इसको डेवलप किया गया है। इसका रेंज पूछा जा रहा है आपसे, और आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। बहुत सारे दुनिया के देश इसको खरीदना चाहते हैं क्योंकि इससे लंका लगा दी अकेले ही पूरे पाकिस्तान की। उनके मिसाइल हमें हिट नहीं कर पाए, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आकाश मिसाइल ही था। इसका रेंज क्या होगा अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो? 25 किलोमीटर का इसका रेंज है। 25 किलोमीटर का रेंज है, इसका आंसर B हो जाएगा। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1983 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में हुआ था इस प्रोग्राम की शुरुआत, जब भारत को ये महसूस हुआ कि आने वाले युद्धों के लिए हमें मिसाइल को डेवलप करना पड़ेगा। इसी कारण से इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई, और इसी को शुरुआत में चेयर किया था APJ कलाम साहब ने, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका आंसर B हो जाएगा। 1983 ईस्वी में शुरू किया गया था। IGMDP के तहत विकसित टैंक रोधी मिसाइल का क्या नाम है? देखिए, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इसके तहत हमने अटैकिंग एंड डिफेंसिव एंटी टैंक मिसाइल,
सभी प्रकार के मिसाइलों को हमने डेवलप किया। अटैकिंग बोले तो अग्नि, ब्रह्मोस अटैक करने वाले हैं। डिफेंसिव बोले तो आकाश एयर प्रणाली जो है वो डिफेंसिव हो गया। वहीं पर एंटी टैंक भी है कि युद्ध के मैदान में टैंकों किस प्रकार से नष्ट किया जाए, तो उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो नाग नाम है उसका, नाग नाम है इसका, जरूर याद रखिएगा, नाग नाम है उसका। ओके, पटना शब्द को याद रखिए, पटना को, PATNA। ये क्या है? ये 5 मिसाइल की प्रणाली है जिसको IGMDP के तहत विकसित किया गया। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये अलग अलग श्रेणियों की मिसाइल हैं, अलग अलग पर्पस की मिसाइल हैं। इन सभी को डेवलप किया गया था इसी प्रोग्राम के तहत में। पटना शब्द उसका शॉर्ट में याद रखने का तरीका हो गया। IGMDP का नेतृत्व किसने किया था? तो डॉक्टर कलाम ने किया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने किया था। इसका आंसर A हो जाएगा। ठीक है। पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को UPSC का अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया है? तो ये भी अब आपको पता चल गया होगा, पूर्व रक्षा सचिव हैं अजय कुमार, उनको UPSC का अध्यक्ष बनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा B। 14 मई 2025 को राष्ट्रपति जी ने उनको नियुक्त किया है। राष्ट्रपति जी ही नियुक्त कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? B इसका आंसर हो जाएगा। अजय कुमार ने UPSC अध्यक्ष के रूप में किसका स्थान लिया है? यानी कि अजय कुमार से पूर्व UPSC अध्यक्ष के पद पर कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा प्रीति सूदन इनका नाम है। ये अधिकारी हैं, इन्होंने इस पद पर पहले यही थी, चेयरमैन थी UPSC की प्रीति सूदन जी। इनके स्थान पर किसने लिया? तो भाई अजय कुमार सूद नाम है इनका, अजय कुमार नाम है इनका, इन्होंने ही उसका स्थान लिया है। अजय कुमार ही नाम है, सूद नहीं नाम है, इनका नाम है प्रीति सूदन। UPSC की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को स्थापित हुआ था। लेकिन 1919 के एक्ट में UPSC की चर्चा की गई है। 1919 के एक्ट में सबसे पहले इसकी चर्चा की गई है और 1921 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और संपूर्ण रूप से UPSC कब स्थापित हुआ है? तो यह स्थापित हुआ है 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को। और आज भी अंग्रेजी राज के जैसे ही काम करता है कि भाई टाई पहन करके आओ आप इंटरव्यू देने के लिए। चंद्रयान 5 मिशन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम रखा गया है ल्यूपेक्स इसका नाम रखा गया है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इसका नाम रखा गया है चंद्रयान 5 का। चंद्रयान 5 का अल्टरनेटिव नाम क्या है? तो ल्यूपेक्स इसको कहा जाता है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन इसका नाम रखा गया है। ये डेली जो न्यूज़पेपर में पढ़ाता हूँ ना, उसी का MCQ है, ये कुछ अलग नहीं है। न्यूज़पेपर से ही दुनिया के सारे करंट बनाए जाते हैं। कोई अपना से जाके कोई एडिटोरिया वाला विभाग में थोड़ी न पूछता भाई करंट अफेयर दे दो हमको, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो भी तो न्यूज़पेपर से ही, अलग अलग पत्रिकाओं से ही उठा कर बनाते हैं। तो ये भी वहीं से बनाया गया है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसका आंसर B हो जाएगा, चंद्रयान 5 मिशन। उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक ये शायद लॉन्च किया जाएगा। अगला सवाल है HCL फॉक्सकॉन, ये कंपनी है का चिप, HCL एंड फॉक्सकॉन 2 अलग अलग कंपनियां हैं, का चिप असेंबली प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये नोएडा के पास जेवर हवाई अड्डे के नज़दीक में इसको स्थापित किया जाएगा। चिप असेंबली प्लांट को स्थापित किया जाएगा, नोएडा में इसको स्थापित किया जाएगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की कुल लागत कितनी है? भारत सरकार का एक इंडिया में सेमीकंडक्टर को डेवलप करने का एक मिशन है, जिसके तहत में भारत में सेमीकंडक्टर चिप बनाए जाएंगे। उसके लिए भारत सरकार कितना पैसा खर्चा कर रही है? तो करीब में 76,000 करोड़ रुपए का भारत सरकार का टारगेट है। 76,000 करोड़ का भारत सरकार ने टारगेट रखा हुआ है। भारत पाकिस्तान सीमा के साथ सबसे उत्तरी वायु स्टेशन कौन सा है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से श्रीनगर का जो वायु एयर बेस है वो सबसे नॉर्थ में आ जाएगा, भारत और पाकिस्तान के सीमा के साथ में। जब मैंने आपको पढ़ाया था ना भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट, उस दौरान मैंने आपको पाकिस्तान के भी सारे एयरबेस उत्तर से दक्षिण जहाँ जहाँ पर हमने मारे उन सभी के लिस्ट दिए थे आपको, और ये बताया था कि सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, और भारत का भी सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल पूछा जा सकता है। आप सभी भूल गए होंगे ऑपरेशन सिंदूर किस तिथि को स्टार्ट हुआ? बताइएगा मुझे बिना गूगल करे हुए, क्योंकि एग्जाम में अगर यही पूछ लेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कृपया मुझे बताइएगा ऑपरेशन सिंदूर किस तिथि को स्टार्ट हुआ, बिना गूगल करे बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा B। इसका आंसर B हो जाएगा। श्रीनगर एयरबेस सबसे उत्तरी एयरबेस होगा, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता हुआ। नलिया वायु स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो नलिया है गुजरात में है। जम्मू कश्मीर से लेकर के गुजरात राज्य हैं, जहां तक हमारी सीमा किसके साथ? तो पाकिस्तान के साथ लग रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर हो गया,
पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये बड़े बड़े राज्य हमारे जिनकी सीमाएं पाकिस्तान के साथ में लगती हैं। तो ये आपसे पूछा जा रहा है नलिया वायु स्टेशन किस राज्य में है, तो यह गुजरात में राज्य में है और ये भी पाकिस्तान के सीमा के साथ ही लगा हुआ एक वायु स्टेशन है, स्ट्रेटजिक रूप से महत्वपूर्ण है। जोधपुर वायु स्टेशन किस कमान के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण पश्चिम कमान के अंतर्गत आता है ये जोधपुर वायु स्टेशन। जोधपुर वायु स्टेशन जो है वो दक्षिण पश्चिम वायु कमान के अंतर्गत आता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत पाकिस्तान सीमा के साथ सबसे दक्षिणी वायु स्टेशन कौन सा है इसमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जामनगर, इसका आंसर हो जाएगा ए, जामनगर वायु स्टेशन जो है गुजरात में वो सबसे दक्षिणी वायु स्टेशन है भारत पाकिस्तान के सीमा पर। सबसे उत्तरी है श्रीनगर, सबसे दक्षिण है कौन सा, तो आपका जामनगर। आप मुझे एक चीज़ बताइएगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इनमें से सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ कौन सा राज्य साझा करता है, ये सर्च करके बताइएगा मुझे। इस प्रकार से भी करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, है ना। जो फैक्ट लिख करके दिए जाते जरूरी थोड़ी ना वही पढ़ें। अगला सवाल देखिए क्या है, आकाश तीर प्रणाली ये क्या है भारत का, एक प्रकार से इंटीग्रेटेड हमारे जितने डिफेंस के हैं, डिफेंसिव वाले एयर डिफेंस सिस्टम है उन सभी को जोड़ देता है ये। तो आकाश तीर प्रणाली इसको डेवलप किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने, बेल ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है भारत सरकार की कंपनी, उसने आकाश तीर प्रणाली को डेवलप किया है। तो इसको किसने डेवलप किया है, तो बेल ने डेवलप किया है और ये एयर डिफेंस प्रणाली को इंटीग्रेट करने में, जोड़ने में अहम भूमिका अदा करता है। इसी का नाम है आकाश तीर प्रणाली। बहुत ही शानदार चीज़ है, दुनिया में काफ़ी डिमांड हो रही है इसकी। IACCS की बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली कितनी दूर तक कवर कर सकती है। IACCS जो है ये भारत सरकार, भारत के एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड वायु को डिफेंस करने, हमारे एयर को डिफेंस करने का एक सिस्टम है। इसे पूछा गया इसके अलग अलग लेयर हैं, तो ये पूरा लेयर मिल करके कितने दूर तक के चीज़ों को रोक सकता है, तो इसमें है 200 किलोमीटर के आसपास के चीज़ों तक को डिफेंस को कवर करती है। मल्टी लेयर्ड सिस्टम होता है ये, अलग अलग स्तर पर अलग अलग हथियार तैनात होते हैं। S-400 से लेकर के आकाश मिसाइल तक सभी इसमें तैनात होते हैं और सभी मिलकर के डिफेंस का काम करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। राइट टू रिपेयर मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, अगला सवाल, राइट टू रिपेयर मूवमेंट जो चलाया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। अब भारत में भी इसकी मांग की जा रही है कि राइट टू रिपेयर का अधिकार सभी को मिलना चाहिए। वैसे भी भारत में है ये, खासतौर से यूरोप और अमेरिका में इसको लेकर के बड़े स्तर पर एक्ट बनाए गए, क्योंकि वहाँ पर रिपेयर करने का अधिकार लोगों को मांगना पड़ा है। लोग जाते भी नहीं, तो लोगों के अंदर भी जागरूकता कम थी और कंपनियां भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती थी, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत बड़ी मात्रा में बनते हैं। भारत में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जो यूज होते हैं वो यूरोप और अमेरिका के छोड़े हुए उत्पाद होते हैं, जिनको मरम्मत करके यहाँ पर बेच दिया जाता है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, उपभोक्ताओं को अपने उत्पादों को मरम्मत कराने का अधिकार देना, यही होता है राइट टू रिपेयर। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो इसका विरोध कर रही थी कि ये हम नहीं देंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा। CJI खन्ना जो हैं, जो रिटायर हुए, तो उनके उत्तराधिकारी कौन बने, तो जस्टिस BR गवई जी बने, जो अभी वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए क्या उपाय सुझाया गया है, तो मुफ्त कानूनी सहायता को मजबूत करना। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्ट्रेंथिंग फ्री लीगल एड सर्विस अगर हम करते हैं तो इससे न्याय तक पहुंच लोगों का आसान हो जाए। सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट जाना कितना पैसा खर्च करना होता है। भारत 2017-18 से 2023-24 तक ई कचरे में कितने % की वृद्धि हुई है भारत में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 151.09% के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हैं वो बढ़ गए हैं पिछले 6 सालों में, पिछले 5 से 6 सालों में। इसका आंसर सी हो जाएगा। 7,08,445 मीट्रिक टन से बढ़ करके 17,78,400 मीट्रिक टन करीब में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होने अपने यहाँ पर शुरू हो गए हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का उपभोग भी बढ़ा है। विश्व स्तर पर 2022 में कितना इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न हुआ, ये बहुत ही बड़े संस्था UN के ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट आई थी। किसका, तो UN की ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024,
इसकी एक रिपोर्ट आई जिसमें इस प्रकार का आंकड़ा दिया गया जो मैंने पढ़ाया था आपको, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। तो 62 मिलियन मीट्रिक टन करीब में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उत्पन्न हुआ था वर्ष 2022 ईस्वी में। ये रिपोर्ट हाल ही में मई महीने में प्रकाशित हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ई कचरे से पर्यावरण को होने वाला प्रमुख प्रभाव क्या है? तो सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो है मिट्टी और पानी का प्रदूषण हो जाता है। सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो जनरेट होते हैं उसके कारण से, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के कारण से। नेक्स्ट सवाल है ब्रह्मोस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ब्रह्मोस बहुत भारी पड़ा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, इसलिए उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल का विकास किन दो देशों ने संयुक्त रूप से किया हुआ है? तो भारत और रूस ने मिलकर के संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किन दो नदियों के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोव रिवर है, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कोव नदी के नाम पर ब्रह्मोस इसका नाम रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल की गति कितनी होती है? तो 2.8 मैक से 2.8 मैक के अप्रॉक्स होती है। दुनिया का सबसे फास्ट क्रूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये। क्रूज मिसाइल में भी इतना ज़्यादा तेज़ है ये, और बहुत ज़्यादा सटीकता है इसकी, मीटर सेंटीमीटर तक की सटीकता के साथ ये अटैक करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज कितनी बढ़ाई गई है? तो 400 से 450 किलोमीटर के आसपास में बढ़ाई गई है। 400 से 450 किलोमीटर, 290 किलोमीटर था पहले, अब उसको एक्सटेंड किया गया है। 400 से 450 किलोमीटर के बीच में इसकी रेंज होगी जब से भारत MTCR में शामिल हुआ है उसके पश्चात से। अब भारत इसको बेच भी रहा है बहुत बड़े स्तर पर। फिलीपींस पहला देश है जिसको बेचा गया है। यही अगला सवाल है आपका। ब्रह्मोस मिसाइल का पहला निर्यात किस देश को किया गया सफलतापूर्वक? तो फिलीपींस को किया है। ध्यान रखिएगा, भारत तभी ब्रह्मोस को बेच सकता है जब रूस भी उस पर राजी हो। रूस तभी ब्रह्मोस को बेच सकता है जब भारत भी उस पर राजी हो। अगर दोनों देश राजी नहीं होंगे तो ब्रह्मोस को बेचा नहीं जा सकता है किसी तीसरे देश को। तो ये परम आवश्यक होता है कि दोनों देश फिलीपींस के लिए तैयार होंगे तब जाके इसको बेचा जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन कब से शुरू किया गया है? हाल ही में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसी दौरान लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन केंद्र का उद्घाटन भी किया गया है। तो कब शुरू किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 2026 में यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। लखनऊ में प्रोडक्शन फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है, क्योंकि ब्रह्मोस का डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया है दुनिया में। ख़ासतौर से तब भारत के बहुत सारे हथियार युद्ध में टेस्ट नहीं किए गए थे, क्योंकि कारगिल के पश्चात से कोई युद्ध नहीं हुआ था। तो ऑपरेशन सिंदूर के 3 दिनों के दौरान आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश तीर का, ब्रह्मोस का, इन सभी का सफल परीक्षण हो गया। हमने परीक्षण कर लिया है, किसी देश पर चला करके कर लिया है। लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन दिसंबर 2026 शुरू होगा, जिसका उद्घाटन मई 2025 में किया गया है। मई 2025 में लखनऊ में ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कर दिया गया है। ठीक है, अब उसको तैयार होने में भी लगेंगे समय, उसके पश्चात दिसंबर से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। ब्रह्मोस 2 मिसाइल की गति कितनी होगी? ब्रह्मोस 1 तो सफल हो गया है, अब ब्रह्मोस का इससे भी खतरनाक वर्जन 2 इसका बनाया जा रहा है। तो 7 से 8 मैक की स्पीड होगी। इमेजिन कीजिए कि कितना ज़्यादा होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल होगी ये, सुपरसोनिक है फिलहाल है ब्रह्मोस, ये हाइपरसोनिक होगी। और हाइपरसोनिक मिसाइल को दुनिया की कोई भी रडार प्रणाली उसको ट्रैक कर ही नहीं सकता है, कोई रोक ही नहीं सकता है। तो हाइपरसोनिक होगा, 7 से 8 मैक की स्पीड होगी। इसका आंसर सी हो जाएगा। HAROP हैरोप ड्रोन को किसने विकसित किया है? तो यह इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है उसके द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उपयोग भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया है। HAROP ड्रोन की अधिकतम रेंज कितनी है? ड्रोन है ये, 1000 किलोमीटर तक की इसकी अधिकतम रेंज है। 1000 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी। HAROP ड्रोन प्रणाली है, ये किसका है? तो ये इजरायली डेवलप सिस्टम है, जिसका उपयोग हमने फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया है। ऑपरेशन सिंदूर 2025 में भारत ने कथित तौर पर किस ड्रोन का उपयोग किया? MQ-9 रेपर। ये अलग अलग ड्रोन है, तुर्की का ये ड्रोन है। दूसरा ऑप्शन जो है हैरोप है, और एक और है स्विचेबल। इसका आंसर हो जाएगा हैरोप। HAROP सिस्टम जो है इसका उपयोग किया गया है भारत के द्वारा।
ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो लखनऊ के सरोजनी नगर में इसका उद्घाटन किया गया है। बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। लखनऊ का सरोजनी नगर इलाका है, वहाँ पर इसको डेवलप किया गया है, इस केंद्र को। कॉस्मोस 482 अंतरिक्ष यान का मूल्य उद्देश्य क्या था? कॉस्मोस 482 अंतरिक्ष यान है जिसको काफ़ी पहले भेजा गया था, हाल ही में ये दुर्घटनाग्रस्त होकर के पृथ्वी पर गिरा है, इसके बारे में पूछा गया है। तो वीनस की सतह पर उतरना इसका लक्ष्य था, बी इसका आंसर हो जाए। कॉस्मोस 482 अंतरिक्ष यान का उद्देश्य वीनस की सतह पर उतरना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, इसका आंसर बी हो जाएगा। किस तिथि को ये एक्सीडेंट हो गया इसका? तो इसका आंसर हो जाए 10 मार्च 2025 ईस्वी को इसका पृथ्वी पर एक्सीडेंट हो गया और ये पृथ्वी पर गिर गया जलते हुए, किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया है, इसका आंसर बी हो जाएगा। स्वर्ण ड्रोन्स की मुख्य विशेषताएं क्या होती है? ऑपरेशन सिंदूर और उसके पश्चात एक सप्ताह तक कम से कम अलग अलग ड्रोन मैंने इतने सारे आपको बताए हैं कि एक एक चीज़ आपको याद हो गया होगा। जो लोग रेगुलर वीडियो नहीं देखते उनका तो क्या ही कहना, एमसीक्यू केवल आप करते हैं तो आपको कोई खास समझ में नहीं आता है। ठीक है, फैक्ट आपको याद हो गया, प्रीलियम सॉल्व हो जाएगा। नहीं, स्वर्ण ड्रोन ऐसे टॉपिक है जो मेंस में ही पूछा जाएगा। क्या विशेषता होती है भाई स्वर्ण कि इसका क्या विशेषता होता है? अलग अलग प्रकार के ड्रोन मैंने बताए थे, मंडराने वाले ड्रोन बताए थे, अटैक करने वाले ड्रोन बताए थे, आत्मघाती ड्रोन भी बताए थे आपको। अब स्वर्ण ड्रोन है, ये भी बता दिया था मैंने। ये क्या होता है? हजारों की संख्या में छोटे छोटे, जैसे हमारे सैनिक एक दूसरे से समन्वय करते हुए लड़ते हैं, वैसे हजारों की संख्या में ये ड्रोन एक साथ आते हैं और एक दूसरे के साथ सीक्वेंस बनाते हुए युद्ध करते हैं। सैनिक के जैसे उड़ रहे होते हैं, मक्खियों के जैसे भिनभिना रहे होते हैं। तो यही होते हैं स्वर्ण ड्रोन्स की विशेषता, यही होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। एआई आधारित समन्वय और सामूहिक रणनीति पर काम करते हैं, ये सामूहिक रणनीति पर समूह बना करके अटैक करते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ऑपरेशन भारत और ऑपरेशन सिंदूर में किन पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया था? कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, क्वेटा। तो भारत ने नूर खान एयरबेस, रफ़ीकी, मुरीद, सुकूर सहित जितने एयरबेस हैं उसके 10 से ज़्यादा एयरबेस, उन सभी को निशाना बनाया था, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। नूर खान एयरबेस यानी कि जैसे दिल्ली शहर के ठीक बाहर गाज़ियाबाद में कौन सा एयरबेस है? तो हिंडन है, हिंडन एयरबेस भारत सरकार के सबसे सुरक्षित सही एयरबेस माना जाता है, बहुत ही बड़ा सा है। कॉलेज में हम लोग जब थे तो कॉलेज की तरफ से एयरफोर्स डे जो अक्टूबर महीने में होता है उसमें हम पार्टिसिपेट करने गए थे हिंडन एयरबेस में। तो हिंडन एयरबेस बहुत ही बड़ा है, बहुत सुरक्षित इलाका माना जाता है। इस पर अगर अटैक हो जाए तो सोचिए हमारे लिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी कि भाई इसको किसी मिसाइल ने हिट कर दिया। तो ऐसे ही हमने हिट किया है नूर खान को, जो उनका सबसे सुरक्षित एयरबेस माना जाता है। इस्लामाबाद के ठीक बाहर है नूर खान एयरबेस, उसको हमने हिट किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। HQ-9 मिसाइल प्रणाली किस देश ने विकसित किया है? ये चीन ने विकसित किया है और इसको एयरक्राफ्ट से फाइटर जेट से इसको छोड़ा जाता है, लंबी दूरी की ये मिसाइल प्रणाली है। आकाश NG मिसाइल की रेंज कितनी है? नेक्स्ट जनरेशन, न्यू जनरेशन भी कहा जाता है, नेक्स्ट जनरेशन भी इसका नाम दिया जाता है। आकाश NG मिसाइल की रेंज 70 से 80 किलोमीटर होगा। फिलहाल में जो आकाश है मिसाइल, उसका रेंज मैंने आपको दूसरे सवाल में ही करवाया है, आप भूल भी गए होंगे। आकाश मिसाइल की गति कितनी है? मैक 1.5, 2.8 से 3.5, 4, 5 क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मैक 2.8 से 3.5 के बीच में आकाश मिसाइल की स्पीड है, इसका आंसर बी हो जाएगा। S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। S-400 सिस्टम है, ये 400 किलोमीटर तक के हवा में आने वाली फाइटर जेट से लेकर के ड्रोन तक को मार गिराने में सक्षम है S-400 सिस्टम। और इसको रूस ने बनाया हुआ है, रूस ने इसको बनाया हुआ है, भारत ने इसको खरीदा हुआ है 5, लेकिन अभी तक 3 ही हमें मिले हैं, 3 ने ही कमाल कर दिया, 2 अभी आने हैं। इस साल रूस ने बोला है कि हम डिलीवर आपको इस साल के अंत तक कर देंगे। S-400 मिसाइल प्रणाली की अधिकतम रेंज कितनी है? तो नाम में ही लगा हुआ है 400, तो यानी कि 400 होगा, 400 किलोमीटर होगा। यूके का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM कब से लागू किया जाएगा? 1 जनवरी 2027 से लागू किया जाएगा। यूके का है ये, इसमें है कि भाई अगर आपके उद्योग धंधों में कार्बन का एमिशन ज़्यादा हो रहा है तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स और एक्स्ट्रा कॉस्ट चुकाने पड़ेंगे यूके में। इसी तरह का EU का भी एक एक्ट है जिसको लागू किया गया है।
CBAM का मुख्य उद्देश्य क्या है बंधुओं? तो कार्बन गहन आयातों पर रोक लगाना। ऐसे उद्योग जो कार्बन का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं उन पर रोक लगाना इसका मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। आकाश मिसाइल प्रणाली का निर्माण किन कंपनियों के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा BDL और BEL, यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के द्वारा संयुक्त रूप से आकाश मिसाइल प्रणाली को बनाया गया है। ये जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। सलाला हाइडल पावर डैम किस नदी पर स्थित है? तो यह चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब नदी पर सलाला हाइडल पावर डैम स्थित है। सलाला पावर स्टेशन कुल स्थापित क्षमता कितनी है पावर स्टेशन की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 690 मेगावाट इसकी क्षमता है। बगलिहार डैम की कुल बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है बगलिहार डैम की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 900 मेगावाट के आसपास में है। मैंने आपको 50 क्वेश्चन नेशनल, 51 क्वेश्चन नेशनल इंटरनेशनल से करवाए हैं। अब हम लोग बिहार स्पेशल के कुछ सवालों को करेंगे, उसके पश्चात से वीडियो को एंड करेंगे। बिहार स्पेशल के सवाल 84 नंबर से शुरू हो रहे हैं, यानी कि कितने 30 के करीब में 32 सवाल जो हैं वो आपके नेशनल इंटरनेशनल के बच गए, जो अगले वीडियो में करेंगे। बिहार स्पेशल के भी सवाल बचेंगे क्योंकि कितने सारे सवाल मैं हल करवाऊंगा इसके। प्रधानमंत्री ने किस स्टेशन से अमृत भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने मई महीने में बिहार की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री जी आजकल बिहार खूब जा रहे हैं, तो चुनाव है तो इसलिए जा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सहरसा अमृत भारत ट्रेन स्टेशन को हरी झंडी दिखाई सहरसा और मुंगेर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया गया है सहरसा से मुंगेर के बीच में। बिहार में कुल कितनी बिजली परियोजनाओं का आधारशिला रखी गई? तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में सुधार करने के लिए करीब में 1170 करोड़ रुपए की बिजली से जुड़ी हुई परियोजनाओं का आधारशिला प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना जी यानी कि ग्रामीण की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका 1 अप्रैल 2016 को शुरुआत किया गया था। 1 अप्रैल 2016 को शुरुआत किया गया था। मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी कौन करता है? मानव संसाधन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो मानव इस शिक्षा मंत्रालय जो है वही करता है, लेकिन पहले शिक्षा मंत्रालय का ही नाम था मानव संसाधन मंत्रालय, तो उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मानव संसाधन मंत्रालय फिलहाल में है ही नहीं। मुख्यमंत्री नीड योजना के तहत कितने तारी श्रमिकों को DBT लाभ दिया जाएगा? तारी तो जानते होंगे ना, नीरा श्रमिकों को डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र का लाभ दिया जाएगा। तो 20,000 तारी श्रमिकों को DBT का लाभ दिया जाएगा। अगला सवाल है वही जिससे हमने वीडियो की शुरुआत की थी कि शुद्ध पवित्र भूमि के रूप में विच प्लेस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज ए प्योर होली लैंड? तो ये गया को आइडेंटिफाई किया गया प्योर होली लैंड के रूप में, ऑफिशियल तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। गया नहीं, गया जी उसका नाम है। घर में तो सब लोग, हम लोगों की दादी वगैरह तो गया जी ही बोलती थी, गया कभी नहीं बोलते थे, गया जी। तो गया जो जी जो हैं उन्हीं को आइडेंटिफाई किया गया है पवित्र भूमि के रूप में। PMFME योजना यानी कि प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट, तो सूक्ष्म फूड प्रोसेसिंग यूनिट योजना है। ये छोटे छोटे स्तर पर फूड को प्रोसेस करना, जैसे इसका उदाहरण जैसे पापड़ उद्योग। दाल होता है कच्चा मटेरियल बंधुओं, और दाल के बेसन से या दाल से किस चीज़ का निर्माण किया था? पापड़ का निर्माण किया था। हम लोगों ने क्या कर दिया? फूड को प्रोसेस कर दिया। अब एडिशन हो जाएगा, वैल्यू एडिशन। दाल कितने का किलो बिकेगा और पापड़ कितने का किलो बिकेगा। इसी प्रकार के जो छोटे छोटे खाद्य प्रोसेसिंग यूनिट हैं उनको प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट का योजना शुरू किया गया है, जिसके तहत सब्सिडी दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा, ताकि इस प्रकार के छोटे छोटे यूनिट स्थापित हो सके। और ये जो छोटे यूनिट होते हैं ये जॉब क्रिएशन खूब सारे करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का औपचारीकरण किया जाएगा, इनको औपचारिक किया जाएगा, इनको ऋण आसानी से मुहैया करवाया जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, इसको स्ट्रेंथिंग किया जाएगा। PMFME योजना का कुल बजट कितना है? इसका बजट तय किया गया 10,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का इसका बजट तय किया गया है। जरूर ही याद में रखिएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना किस योजना संबंधित है? तो इसी योजना संबंधित है कि हर डिस्ट्रिक्ट का कोई न कोई उत्पाद
फूड प्रोसेसिंग के रूप में फेमस होना चाहिए। तो किससे जुड़ा हुआ है? तो वो इसी से जुड़ा हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म, इसका फुल फॉर्म मैं बार बार भूल जाता हूँ, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई, ये जो योजना है इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जोड़ा गया है ताकि हर डिस्ट्रिक्ट का कोई प्रोडक्ट फेमस हो जाए और उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकें, बेच करके लोग अपना आय भी सृजित कर सकें। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कितने जिलों में हुआ है? तो सी आंसर हो जाएगा 5 जिलों में, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में यह आयोजन हुआ है। पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में इसका आयोजन किया गया है। बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं बिहार ने? तो बिहार ने 36 पदक जीते हैं। 7 गोल्ड जीता है बिहार ने, 11 रजत पदक जीता है और 8 जो है यह कांस्य पदक जीता है। ये याद रखिएगा, कुल 36 पदक जीते हैं, ये याद होना चाहिए क्योंकि ये सवाल पूछा जाएगा। 8 ने 18 कांस्य है, 18 कांस्य है, 11 सिल्वर है और 7 स्वर्ण है। इसको याद रखिएगा, 18 ब्रॉन्ज, 11 सिल्वर और 7 गोल्ड पदक जीते हैं बिहार ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसका आयोजन बिहार के 5 शहरों में किया गया, उसी में इसको जीता है। पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में किया गया है। पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर। बेगूसराय ही गंगा के उत्तर में है, बाकी सभी के सभी गंगा के दक्षिण में ही स्थित हैं, ये भी याद रखिएगा। गया शहर का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो गयासुर, एक असुर रहता था, उससे जुड़ा हुआ है। हिंदू माइथोलॉजी का है ये असुर गयासुर। गया में बहने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ पर फल्गु नदी बहती है, इसका आंसर सी हो जाएगा। फल्गु नदी बहती है, धार्मिक रूप से इसको बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है। पितृपक्ष का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो गया जी में ही आयोजित होता है। इस दौरान गया का नाम बदला गया था, इसीलिए मैंने ये सब करवाया था आपको। अंतर्राष्ट्रीय खरीदार विक्रेता बैठक IBSM 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये पटना में आयोजित किया गया है। बिहार सरकार ने इस आयोजन को पटना में किया है। इसका क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय खरीदार और विक्रेता, खरीदने वाले विक्रेता दोनों का बैठक हुआ है 2025 में। भारत में पटना में, बिहार राज्य में पटना में इसका आयोजन किया गया है। किस योजना के तहत स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG को 930 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है? इसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन इसका नाम है। इसी के तहत में 930 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। और 100 नंबर सवाल है कि बिहार में तारी के विकल्प के रूप में किस पेय को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो नीरा उत्पादन को, नीरा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तारी की जगह नीरा पोषण युक्त पेय को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीर योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री नीर योजना की शुरुआत की गई है। नीर योजना के तहत प्रति नीर पर श्रमिकों को कितना प्रोत्साहन राशि मिलेगा? तो 8 रुपया उनको मिलेगा। 1 किलो नीरा का 8 रुपया उनको मिलेगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, जिसमें बहुत सारे सवाल मैंने आपको करवाए हैं 32 मिनट में। इसको याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे। इससे होगा कि मई का 1 से 15 मई तक का आपका जो करंट है वो 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। फिर 15 मई से 30 मई का 2 वीडियो में कर दूंगा। मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 वीडियो और करवाऊँगा, तो मैं आ जाऊँगा आज कल तक में, यानी कि जुलाई चल रहा है ना, तो जुलाई का भी 7 से 8 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसका बचेगा कौन? तो अगस्त बचेगा। तो अगस्त बस केवल बचेगा, उसके बाद तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट करके ज़रूर ही दीजिए। धन्यवाद आप सभी का।